Hello everyone and welcome back to my channel. First of all, wish you a very happy new year. I hope ये साल आपका बहुत बहुत अच्छा जाए. पिछला साल और पिछले से पिछला साल हम सबका बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ था. So I hope this year is smoother and happier for each one of us. So moving ahead and getting to the point. So I'm going to talk about visa process for application in UK universities. तो मेरा जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो 10th ऑफ फेब को शुरू हुआ था, जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वॉरिक यूनिवर्सिटी में. और बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अलग अलग टाइम पे अप्लाई किया था, मतलब 2-3 दिन आगे पीछे. एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, उसके लिए 2-3 महीने मेरे निकल गए थे. और फिर फाइनली जब मैंने शुरू किया अप्लाई करना, 10th of Feb, I remember the date when I applied, and on 16th of Feb I got a response that I had been accepted. So usually I think the turnaround time for the applications is a little longer, but in my case they came back to me with their answer on 16th of Feb, so which is within a week. तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी और ऑफर लेटर आ गया था. और नेक्स्ट स्टेप था फ़ी को, मतलब जस्ट सम फ्रैक्शन ऑफ द फ़ी आई हैड टू पे सो एज टू रिजर्व माई सीट. आई थिंक 1500 पाउंड था जो हमने अप्लाई करते हुए फ़ी भरी थी, और उसकी वजह से मेरी सीट कंफर्म हो गई थी. और ये जो 1500 पाउंड है, ये आपकी ओवरऑल फ़ी जो होगी उसमें से आगे जाके एडजस्ट हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं. तो अभी के लिए वो सिर्फ आपकी सीट रिजर्व करने के लिए उतना आपसे चार्ज करते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी. द अमाउंट में डिफर, बट देयर इज़ अ सर्टन फ्रैक्शन ऑफ योर फी दैट दे चार्ज. तो 16 फेब को जब मुझे मेरा ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, और उसके बाद आपको 3 से 4 महीने के बाद आपका कैस लेटर मिलता है. कैस इज़ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, यानी कि यूके की एक यूनिवर्सिटी, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो आपको एक गवर्नमेंट का मतलब एक ऑफिशियल लेटर भेजती है, जो आपको आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत काम आता है. मतलब उसके बिना आप अपना वीज़ा नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वीज़ा एप्लीकेशन में वो आपसे नंबर मांगता है, व्हाट इज़ योर CAS नंबर. तो वो मुझे मिला था 25 जून को. 25 जून को मुझे अपना कैस नंबर मिला, और उसके बाद फिर मैंने 26 जून को ही एप्लीकेशन अपना फाइल कर दिया था. तो मुझे एप्लीकेशन भरते हुए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. प्रॉब्लम हमें फेस हुई थी जब हम डिपेंडेंट्स, यानी कि मेरे हस्बैंड जो कि अर्जुना है, और मेरा जो बेबी है अव्युक्त, उसकी जब हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे तो हमको कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, और उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया. हम चाहते तो हम साथ में कर सकते थे अप्लाई, बट अगर वो एक चीज़ थी जो मुझे, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर हम गलत लिख रहे थे बार बार, और उस वजह से तो IHS फ़ी है वो 0 दिखा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए. तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि वो गलती क्या थी. तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको TB टेस्ट भी कराना होता है. तो मैंने अपना TB टेस्ट बुक किया था ऑन 24 जून, और उसके बाद मुझे आई थिंक सेम डे, येस आई रिमेंबर, सेम डे हम सुबह गए तीनों, हम तीनों का टेस्ट हुआ, और अव्युक्त को उन्होंने बस डायग्नोस किया था. तो हमको सेम डे उसी टाइम हाथ में सर्टिफिकेट मिल गया था. तो अब कमिंग टू माई अपॉइंटमेंट, 26 ऑफ जून को मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी, और मैंने 5 ऑफ जुलाई की अपॉइंटमेंट ली फॉर विजिटिंग दी VFS ग्लोबल ऑफिस. तो VFS जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के भी वीज़ा एप्लीकेशंस हैंडल करते हैं. तो हम 5 ऑफ जुलाई को मैं गई थी अर्जुना के साथ और कीचू के साथ, और हमने अपना वो आई रिमेंबर भैया भाभी भी थे, और मैंने अपना फटाफट जाके बायोमेट्रिक, आपका वो हैंड का मतलब थंब का इम्प्रिंट लेते हैं, आपकी फ़ोटो लेते हैं, और आपका एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपका एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं. लेकिन मतलब 5 ऑफ जुलाई को मेरी अपॉइंटमेंट थी. वहाँ जाने से पहले भी मुझे थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ा. वो क्या था, अब आपको जब आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन शुरू करते हो आप अपना पूरा प्रोसेस, एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है स्टेप बाय स्टेप. उसमें जैसे मैं डिपेंडेंट्स के साथ थी, तो मेरे से पूछा गया था कि आपके कोई डिपेंडेंट्स आपके साथ आएंगे, तो मैंने उसमें हाँ लिखा था. कुछ
लोग आपको शायद ये रेकमेंड करेंगे कि नहीं, आप पहले यही लिखो कि सिर्फ आप जा रहे हो और उसके बाद फैमिली बाद में अप्लाई करे, ये सब। तो हमने वो चांस नहीं लिया, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर, इफ़ माई फैमिली इज़ गोइंग विद मी ओनली देन आई एम गोइंग टू परस्यू फ्रॉम द UK, अदरवाइज मैं वहाँ नहीं परस्यू करूँगी। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर, और मैंने तो साथ में ही हाँ भर दिया था, और मैंने अपने डिपेंडेंट्स का नाम भी बताया था और उनका सब कुछ, वो डिटेल्स पूछते हैं तो मैंने बताया था। कुछ लोग नहीं भरते हैं, ऐसे केसेस हुए हैं, हमने बहुत रिसर्च भी करी, बहुत पढ़ा भी, ऐसे केसेस हुए हैं कि बाद में वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो थैंकफुली हमारे साथ ऐसा कुछ केस नहीं हुआ। मतलब बाद में कब रिफ्यूज़ कर सकते कि आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि नहीं, मेरा कोई भी डिपेंडेंट नहीं जा रहा है, और आपको जैसे ही वीज़ा मिलता है उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद और विद इन 15-20 डेज योर डिपेंडेंस अप्लाई, तो वो आपको बोल सकते हैं कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो इस करके वो आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। सो एनीवे वी प्लेड फेयर, और हमने सब कुछ जो था वो सब हमने बताया। उस टाइम पे जब मैं एप्लीकेशन भर रही थी तो मुझे क्या क्या डिटेल्स अपनी डालनी पड़ी। सबसे पहले IELTS का सर्टिफिकेट, उसके बाद PB का सर्टिफिकेट, थर्ड डॉक्यूमेंट वाज सबसे ज़रूरी बैंक स्टेटमेंट्स। आपको पिछले 28 डेज, मतलब रफली आप मान के चलो 30 डेज़ में जितना भी बैलेंस उन्होंने आपको कहा है कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके अकाउंट में, वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में लास्ट 30 डेज़ में दिखाना है कि मेरे पास है। मतलब उसको आपको छेड़ नहीं सकते उस अमाउंट को। तो हमने ऑलरेडी 2-3 महीने से उतने पैसे रखे हुए थे अकाउंट के अंदर। अब जैसे कि आपको आपका ऑफ़र लेटर आ गया है और आप अब सोचते हैं कि नहीं, मैं 1 महीने अब से फंड्स रखता हूँ, तो उसके बाद आपको अप्लाई भी 1 महीने बाद करना पड़ेगा। आपके पास अगर फंड्स नहीं है 1 महीने से उतने, तो आप अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। और उसके अलावा वो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप यहाँ UK में आएंगे तो आप कहाँ रहेंगे। तो अगर तो आपको यूनिवर्सिटी ने आपका अकोमोडेशन लेटर भेज दिया है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, और अगर वो नहीं भेजा है तो फिर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल सकते हैं, और आप नीचे लिख सकते हैं कि आई एम अवेटिंग माई अकोमोडेशन लेटर। और वो ये भी बोलते हैं कि जब आप आ रहे हो तो आप टेम्प्रेरली कहाँ रह रहे हो, और परमानेंट रेजिडेंट मतलब परमानेंटली आप कहाँ शिफ्ट होगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इज़ ऑल्सो CAS लेटर, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। तो ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं। अब IELTS का जो मेरे पास सर्टिफिकेट था, मैंने 6 मार्च को IELTS दिया था और 12 मार्च को मेरा रिजल्ट आ गया था। The price for my IELTS exam was 14,700. I took it from British Council, but I've heard now कि British Council अब IELTS नहीं कर रहे हैं for some reasons, तो आप IDP के थ्रू कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारा प्रोसेस जो हमने किया था फ्रॉम A to Z, इट वॉज ऑल डन बाय आवरसेल्व्स। मतलब हमने किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ली थी। हाँ, मैंने बीच में जैसे IDP के एजुकेशन फेयर्स होते थे, एक SI UK करके एक कंसल्टेंट्स हैं, उनके एजुकेशन फेयर होते थे, तो बीच में मैं ड्रॉप इन करके वो एजुकेशन फेयर्स अटेंड करती थी। तो वहाँ पे मैंने, जैसे अगर मैंने न्यू कैसल में अप्लाई किया था, या मैंने मतलब कोई भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एजुकेशन फेयर में आते थे, और उनसे जो भी मेरे डाउट्स थे, जो भी मेरे क्वेश्चन थे अपने कोर्स रिलेटेड या अपने कॉलेज रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, तो वो मैंने उनसे पूछे थे, पहले ही क्लियर किए थे। और तब मुझे समझ आया था कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। एंड जब मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो उनको मैंने अपने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स और वो सब कुछ भेजे थे। और यहाँ पे भी आई थिंक इवन इन द वीज़ा दे आस्क फॉर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब उसका स्कैन। तो सब कुछ मैंने स्कैन किया था, स्कैन करके अपलोड कर दिया था डॉक्यूमेंट्स। फिर भी मैं जिस दिन 5 जुलाई को, जिस दिन मैं अपॉइंटमेंट में गई थी, मैं अपने साथ सारे ओरिजिनल्स कैरी करी थी, बिकॉज दे टैली। ठीक है, जो भी आपने अपलोड किया है। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं अपलोड करी थी वीज़ा के टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ तो ग्लिच हो रहा था वेबसाइट पे, और मैंने यही फेस किया कि जब मैं पहुंची वीज़ा सेंटर में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, तो यू विल हैव टू स्कैन देम अगेन अभी हमारे साथ, बट वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू। अदरवाइज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप घर से अपलोड करके सारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स जाओ, या फिर आप वहाँ पे जाके ये फैसिलिटी एक्वायर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बट मेरे केस में उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो अपलोड किए थे, उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे।
और वीज़ा की ये फैसिलिटी होती है कि आप या तो कलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे जाके जो भी आपका रिज़ल्ट होगा, आपको एसएमएस आप चाहो तो एसएमएस में अलर्ट कर सकते हो, मैंने किया था। आप चाहो तो वो सर्विस भी है कि आपके घर तक आपका वीज़ा वो पहुंचा देते हैं, अपना आपका पासपोर्ट। यूजुअली ऐसा होता है, आपको जब मैसेज आता है उसके नेक्स्ट दिन आपको बुलाते हैं वो। मेरा जो रिज़ल्ट था वो 10 वर्किंग डेज़ में आ गया था और अप्रूव हो गया था। उसके बाद फिर अब हमने साथ में अप्लाई क्यों नहीं किया, मेन क्वेश्चन वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब अर्जुना और अव्युक्त के हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हेन विल द वीज़ा ऑफ द प्राइमरी एप्लीकेंट एक्सपायर। अब वो तो हमको पता नहीं था, हमको ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पासपोर्ट में मेरा वीज़ा लग के आएगा उसमें कोई डेट लिखी होगी जो मुझे उसमें डालनी है कि इस दिन मेरा एक्सपायर हो रहा है। बट पासपोर्ट में सिर्फ आपको एंट्री क्लियरेंस का एक स्टिकर लग के आता है कि आप विद इन 6 months यू हैव टू एंटर यूके। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है, BRP रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है, ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट, जो आपको यहाँ आने के आई थिंक 2-3 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। तो हमको वीज़ा एक्सपायरी डेट पता नहीं थी। हमने यूके गवर्नमेंट के ऑफिस में भी हमने कोशिश करी जानने की, बट कुछ तो कन्फ्यूजन हुआ और हमको आंसर तब तक नहीं मिल पाया। तो इसलिए जब तक मेरे को 5 जुलाई तक नहीं मिल पाया, तो इसलिए फिर मैंने अप्लाई कर दिया। ऑफ कोर्स आई मेंशन कि मेरे डिपेंडेंट्स होंगे, बट हमने डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशन बाद में करी जब मेरा वीज़ा आ गया। अब सबसे बड़ी गलती हमसे क्या हो रही थी, जब वीज़ा मेरा आ गया तो उसमें जो एंट्री क्लियरेंस का जो डेट था, हमको लग रहा था कि वो डेट की एक्सपायरी जो थी 25 दिसंबर 2021, मतलब पिछला साल, वही डेट हम डाल रहे थे क्योंकि एंट्री क्लियरेंस पे वो एक्सपायरी डेट थी। हमको लगा कि अच्छा यही डालना होगा। जब हम वो डेट डाल रहे थे तो फिर से IHS जो फ़ी थी वो 0 कैलकुलेट कर रहा था। तो बाद में मतलब फाइनली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो एक टीम होती है जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन और इन सब के लिए हेल्प करती है, तो उनको मैंने मैसेज किया, उनको मैंने मतलब मेल डाला और उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये, कि आपका जो एक्सपायरी डेट है वीज़ा का, दैट विल बी द डे योर कोर्स एंड्स प्लस 4 months। तो अगर मेरा जो कोर्स है वो 5 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है 2022, तो 5 फरवरी तक मेरा वीज़ा वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली डेट जो थी यानी कि 5 February 2023, वो मुझे डालनी थी अपने डिपेंडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म में, जहाँ वो पूछता है एकदम फाइनल पेज पे जाके पूछता है, वो IHS फ़ी जब आपको देनी होती है उससे पहले, कि व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ योर प्राइमरी एप्लीकेंट। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बता दिया था कि जब आप एप्लीकेशन लिख रहे होगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट वीज़ा डालना है, आपको Tier 4 वीज़ा नहीं डालना है, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ एक और, जब आपको वीज़ा आपका मिल जाता है, पासपोर्ट आपका वापस आता है, तो आपको उसके साथ एक लेटर भी भेजते हैं। वो लेटर साथ में ही होता है, वो लेटर आपको बहुत संभाल के रखना है। अगर हमने वो लेटर अच्छे से पढ़ा होता है तो हमको पता होता कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 5 February 2023। हमने उसमें ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक्साइटमेंट में मुझे तो लग रहा था भाई वीज़ा पे वो मतलब स्टैंप लग के आ गया मेरा पासपोर्ट पे और यही है सब कुछ। बट दैट इज़ टू बी, वो लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टू बी स्टोर्ड वेरी वेरी प्रॉपरली। उसको आप कुछ भी मतलब, क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे भी काम आता है, जब आप यहाँ पे आ जाते हो तब भी वो आपका वो लेटर देखते हैं, ठीक है। तो वो आप लेटर संभाल करके उसको लैमिनेट नहीं कराना होता है, ये कुछ रूल्स उन्होंने लिखे होते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा प्रोसेस। जब हमने वो डेट डाली, जैसे मैंने डाला 5 February 2023, उसके बाद अर्जुना की IHS फ़ी उसने कैलकुलेट करी अकॉर्डिंग टू दोज 8, मतलब हम 16 months बेसिकली, आप वो आधे साल के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। अगर आप 6 months से कम रह रहे हो तो एक सर्टेन फीस होती है, अगर आप 1 साल रह रहे हो और 6 months रह रहे हो तो एक सर्टेन फ़ी वो कैलकुलेट करता है। तो वो उन्होंने कैलकुलेट करी उस सॉफ्टवेयर ने, और आपका ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपको कार्ड से अपना पेमेंट करना होता है। और हमारा सब पेमेंट हो गया और हमने एप्लीकेशन दोनों की डाल दी, अव्युक्त और अर्जुना की। उनका रिज़ल्ट आया थोड़ा सा मुझसे लेट, आई थिंक मेरा 10 वर्किंग डेज़ में आ गया था, उनका शायद 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आया। बट वो 5 दिन बहुत मुश्किल से कटे थे क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऐसा आप
बीच में डोल रहे हो तो कि भाई जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। तब तक हमने किसी को बताया भी नहीं था, तब तक हम भी खुद इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, ये सेलिब्रेट ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा मेरा आ गया वीज़ा। बट जैसे ही वो आया वीज़ा तो इट वाज रियली रियली मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग था वो। एक और ज़रूरी बात ये है कि जैसे आपने पूरा एप्लीकेशन अपना आपने फ़ाइल किया, तो जैसे मैंने डिपेंडेंस का जब मैं करी थी तो वो ज़ीरो आ रहा था, तो मुझे लग रहा था हो सकता है कुछ ज़ीरो ही होता हो या कहीं हम वहाँ जाएंगे तो हमसे तब चार्ज करते हो। बट अगर आपका फ़ी ज़ीरो दिखा रहा है वो IHS का, तो मतलब कि आपने एप्लीकेशन गलत भरा है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी VFS का पूरा एप्लीकेशन कर लिया था डिपेंडेंस का, IHS की फ़ी ज़ीरो आ रही थी, फिर भी मैंने सबमिट कर दिया था क्योंकि इतनी गाइडेंस मुझे खास कोई थी नहीं, बिकॉज हम खुद ही कर रहे थे। बट बाद में जब मुझे समझ आया कि यार ये गलत हो रहा है, तो मैंने अपना एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया। आप अपना एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो बिफोर आई थिंक 24 आवर्स और 48 आवर्स, आई एम नॉट श्योर, बिफोर योर अपॉइंटमेंट। तो हमको तो आगे का अपॉइंटमेंट मिलता है काफ़ी, तो हमने अगले दिन ही हमको समझ आ गया था तो हमने कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद जितनी भी फ़ीस हमारी कटी थी, क्योंकि आपका एप्लीकेशन का फ़ी अलग कटता है, आपका IHS का सरचार्ज कटा नहीं था, तो एप्लीकेशन फ़ी जो भी होती है वो वापस हो जाती है विद इन अ सर्टन नंबर ऑफ डेज, वो आपको वापस कर देते हैं आपका फ़ीस। तो वो हमको वापस आ गई थी अव्युक्त के लिए भी और अर्चना के लिए भी। ये तो था मेन प्रोसेस। अब मैं आपको थोड़ा फ़ीस का बता देती हूँ एग्जैक्टली वीज़ा के कितने चार्जेस लगे थे। अगर आप लंदन के अंदर पढ़ रहे हो तो आपके कितने चार्जेस लगेंगे, अगर आप लंदन के बाहर हो तो आपको क्या मेंटेनेंस फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो अब मैं शुरू करती हूँ। वीज़ा एक्सपेंसेस एंड प्रोसेस। मेन एप्लीकेंट जो है यानी कि मैं, जो स्टूडेंट होता है, आपके साथ डिपेंडेंस तभी आ सकते हैं अगर आप मास्टर्स लेवल की डिग्री कर रहे हैं या उससे ऊपर PhD या ऐसा कुछ कर रहे हैं। बैचलर्स लेवल पे आपके साथ रहने कोई डिपेंडेंट नहीं आ सकता है। तो मेन एप्लीकेंट यानी कि मैं, मेरा जो वीज़ा का फ़ीस था वो 34,800, नॉट एग्जैक्टली 348 पाउंड्स था, बट उसको आप कैलकुलेट करते तो उस टाइम पे 103 था पाउंड का रेट। तो हमारा लगभग 35,000 36,000 के आसपास सिर्फ वीज़ा का चार्ज था। और मेरा IHS का जो फ़ी था वो था 645 पाउंड्स, सो रफली अराउंड 65-66,000 वो। तो कुल मिला के लाख सवा लाख, मेरा लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास मेरा पूरा प्रोसेस का था। प्लस बायोमेट्रिक का भी कुछ चार्ज करते हैं वो 19-20 पाउंड्स, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं लंदन से बाहर पढ़ रही हूँ तो मेरे चार्जेस मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। आगे मैं आपको ये भी बताऊँगी अगर आप लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं तो वहाँ कैसे चार्जेस होते हैं। डिपेंडेंट की मेरी एप्लीकेशन फ़ी जो थी वो 475 पर हेड थी, यानी कि अव्युक्त के लिए 475 और अर्चना के लिए तो आप लगा लीजिए अराउंड 48-49,000। प्लस IHS फ़ी जो है 705, उनकी थोड़ी ज़्यादा है IHS फ़ी 705 पर हेड। पर ये जो फ़ी है ये 1 साल की है, यानी कि अगर उनका 1.5 साल वो मेरे साथ यहाँ पे रहेंगे, जब तक मेरा वीज़ा एक्सपायर होएगा तब तक वो यहाँ पे है, जिस दिन मेरा हो जाता है उनका भी एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उनको 705 पाउंड्स प्लस अराउंड 350 पाउंड्स और उनका लगा था, तो उनका थोड़े चार्जेस ज़्यादा है, ठीक है, पर पर्सन, मतलब उतना ही अव्युक्त का उतना ही अर्चना का। अब मेंटेनेंस फंड्स की बात करते हैं। स्टूडेंट आउटसाइड लंदन जो है, यानी कि जैसे कि मैं हूँ कोवेंट्री में यहाँ पे, तो मुझे 1023 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से फॉर 9 मंथ्स एटलीस्ट आई हैव टू शो इन माई अकाउंट्स, ठीक है। उससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 1023 इंटू 9 हमने जब किया तो 9207 पाउंड्स टू बी वेरी प्रिसाइज, अराउंड 9,40,000 या 50,000 के आसपास आपका वो बैठता है, ठीक है। और वो जो है आपको फंड्स दिखाने हैं अपार्ट फ्रॉम योर फ़ी। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो बिल्कुल अलग है, उसको मैंने अभी टच भी नहीं किया है, वो तो फंड्स आप अपने बैंक में रखोगे ही। उसके अलावा आपको दिखाना है ये मेंटेनेंस फंड्स। अब आप चाहते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट ऑप्शंस देती है ऑफ पेइंग, आप पहले भी थोड़ा पे कर सकते हो ताकि आपको इतने फंड्स ना रखने पड़े अकाउंट में। लेकिन अगर आपको यहाँ आके देना है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यूनिवर्सिटी वो कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट जो है डिपेंडेंस की फ़ीस की बात करते हैं, यानी कि डिपेंडेंस की जो मेंटेनेंस फंड्स हैं उनकी बात करते हैं। तो उनको दिखाना है 680 पाउंड्स पर मंथ फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। 2 डिपेंडेंस के हिसाब से हो गया 1224 पाउंड्स, तो ये भी आप रफली लगा लीजिए 13 लाख के आसपास पड़ता है
2 डिपेंडेंट्स के लिए। एक डिपेंडेंट के लिए आपको 103 के हिसाब से आप 6,90,000 के आसपास मान के चलो, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऊपर कुशन भी रखना होता है, क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है पाउंड का प्राइस, कभी 106 हो जाता है, कभी 102 हो जाता है। तो आप हमेशा अपने अकाउंट में कम से कम 500 पाउंड तो एक्स्ट्रा ऊपर रखो, ठीक है। तो ये मैं बात करी थी डिपेंडेंट्स की और स्टूडेंट्स की मेंटेनेंस फ़ी अगर आप आउटसाइड लंदन हैं। अगर आप इनसाइड लंदन किसी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं अपना कोर्स, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट इनसाइड लंदन 1334 पर मंथ, जो मेरा 1023 था वो स्टूडेंट्स इन लंदन हैव टू शो 1334 पाउंड्स। और ऐसे ही उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 680 के बजाय 845 पाउंड्स पर मंथ दिखाने होते हैं फॉर 9 मंथ्स। ये जो भी कैलकुलेशन है ये इंटू आप 9 करोगे मंथ वाइज। और सिंपल सा फंडा आपको ये समझना पड़ेगा कि वैसे तो आप 9 मंथ्स के फंड्स दिखा रहे हो, बट आपका खर्चा इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये अकाउंट में लेके चलना पड़ेगा कि आप 1 साल के कोर्स के लिए आ रहे हो, 9 महीने के कोर्स के लिए नहीं आ रहे हो, ठीक है। और 1 साल के कोर्स के बाद आप 4 महीने और यहाँ पे रहोगे अगर आप रहते हो तो, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो फंड्स जो है, चाहे आप दिखाए या ना दिखाए, पर आपके पास होने चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खर्च कर रहे हो, आपने यहाँ की कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ी है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और इफ़ दे कैन मैनेज विद द स्टडीज़ तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप मत लीजिए, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मेंटेनेंस फंड्स। सो दिस वाज इट। मोस्ट लाइकली मैंने सब कुछ सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और कुछ कुछ जो हमने गलतियाँ करी है मैं नहीं चाहती कि आप भी वो गलती करें। अगर आप आज डिपेंडेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आप साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमको कोई इंटरव्यू नहीं आया था, बहुत रैंडम केस होता है और बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून टाइप शायद केस होता है जब आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो हमको तो नहीं आया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी भी मतलब बहुत अच्छी मानी जाती है, रसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में मानी जाती है, और यूके के भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है ये। तो जैसे आपकी बैकिंग जो है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कर रही है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू ऑलरेडी कम हो जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू आपको तब आता है जब उनको शक हो कि आप यहाँ पे सेटल होने ही आ रहे हो, और या तो आपका एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, या आपने शायद लास्ट पढ़ाई बहुत पहले करी हो, जबकि मैंने भी बहुत पहले करी थी लास्ट पढ़ाई। बट मुझे थैंकफुली इंटरव्यू नहीं आया, और अगर आया भी तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जो भी वो पूछेंगे, मेन क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, कौन सा कोर्स करने आ रहे हो, क्या सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे और ये सब, तो ये आपको पता होना चाहिए उसके लिए। तो हमको कोई इंटरव्यू नहीं आया, हमारा स्मूथली सब कुछ हो गया भगवान जी की दया से, और आज हम यहाँ पे यूके में है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा एक सेमेस्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और अब दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है। तो अगर आपको इसके अलावा और कोई भी ऐसे क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें, और मैं कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा कमेंट्स के मैं आंसर्स दे सकूँ, या तो वीडियो के नीचे ही दे दूँगी या फिर अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर सेशन का एक राउंड बनाएंगे। So I hope you really found this video useful, and if you think that your friends or your family or anybody else could benefit from it, please share this video. Thank you for staying with me so far, and I hope you have a great year ahead, and if you believe in yourself, you can achieve anything. All the best.